नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के लिए अंकित भाटी सर की यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 की लेटेस्ट बुक आपके लिए लेकर के आएंगे। इस बुक से हम आपका 100% सिलेबस कवर कराएंगे। ये 100% फ्री हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएगी और 100% परसेंटाइल आप इससे ला सकते हैं। आज की क्लास में हम भारतीय इतिहास का फर्स्ट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। चलिए समय बर्बाद ना करते हुए आपके दिमाग में भरते हैं ज्ञान का महासागर। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए ये बुक का कवर पेज है। ठीक है, इस बुक में ये रहे हमारे प्यारे अंकित भाटी सर। इस बुक में ये सभी टॉपिक्स कवर किए गए हैं, भूगोल, सामान्य जागरूकता, विज्ञान, ये सारे टॉपिक कवर किए गए हैं जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट के यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा पूछे जाते हैं। पैट में ही नहीं और अन्य एग्जामों में भी। ठीक है, जो मेंस एग्जाम होगा उसमें भी। देखो जैसे कि लोअर पीसीएस है, राजस्व निरीक्षक है, मंडी परिषद, युवा कल्याण अधिकारी, लेखपाल, ये सभी लिखे गए हैं। इन सभी पोस्टों में ये सभी टॉपिक्स पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं, इस बुक में क्या क्या है। ये बुक का कवर पेज है। ये बुक में सिलेबस कवर किया गया है। हिस्ट्री है, आपकी राष्ट्रीय आंदोलन है, भूगोल है, आपका अर्थव्यवस्था है, संविधान है, साइंस है, अंकगणित है, ग्राफ, तालिका, तर्क शक्ति है, हिंदी है, अपठित गद्यांश है, विश्लेषण है, अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता और समसामयिकी मुद्दे। ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें बुक में कवर किए गए। तो चलिए हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास का फर्स्ट टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसे कवर करेंगे हम आज की क्लास में। चलिए देखते हैं। चलिए पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है। देखो सबसे प्राचीन सभ्यता है ये। ठीक है, यह है हड़प्पा सभ्यता। देखो इसके अन्य नाम क्या क्या है, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी यह जानी जाती है। पाकिस्तानी पंजाब सिंध सभ्यता स्थित सभ्य हड़प्पा सभ्यता नगरीय संस्कृति एक महान खोज है। ठीक है, तो ये कैसी सभ्यता है, एक नगर वाली सभ्यता है। ठीक है, पाकिस्तान और आपके पंजाब में स्थित हड़प्पा जगह पर ये खोजी गई है। 1853 में ब्रिटिश अभियंता कौन थे, ब्रिटिश अभियंता थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, किसने की थी, कनिंघम ने, जो कि एक महान उत्खनन और अन्वेषक थे। हड़प्पा संस्कृति की मोहर की खोज की। किसकी खोज की थी, मोहर की खोज की थी। मोहर के ऊपर वृषभ थे, वृषभ बना हुआ था और कुल 6 अक्षर अंकित थे। लेकिन उन्हें इसका महत्व समझ में नहीं आ पाया था। ठीक है, तो वो समझ नहीं पाए थे कि इसका मतलब क्या क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1921 में 1921 में जब भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी ने किसी खुदाई की थी, हड़प्पा की खुदाई की थी और नई संभावनाओं को देखा था। एक अन्य इतिहासकार थे, कौन थे वो, रखाल दास बनर्जी, जिन्होंने सिंध में मोहनजोदड़ो में खुदाई की थी। ठीक है, तो दयाराम साहनी ने तो हड़प्पा में खुदाई की और रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में खुदाई की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। इस नवीनतम स्थान के प्रकाश में आने के उपरांत यह मान लिया गया कि यह संभवतः एक सभ्यता सिंधु नदी, किस नदी के, सिंधु नदी की घाटी तक ही सीमित है। अतः इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता और सैंधव सभ्यता रखा गया। ठीक है, तो सिंधु नदी के आसपास थी तो इसी के नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता और सैंधव सभ्यता इसका नाम रख दिया गया। आगे देखते हैं हम लोग इसमें। देखो ये फ्लो चार्ट के द्वारा बताया गया है कि ये सभ्यता कहाँ तक फैली गई थी। ये भौगोलिक इसका विस्तार है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे याद करेंगे, उत्तर दक्षिण, ठीक है, ऊपर और नीचे। ठीक है, तो उत्तरी सीमा, तो उत्तर की ओर ये मांडा जम्मू कश्मीर तक फैली हुई थी और दक्षिण में कहाँ तक फैली हुई थी, महाराष्ट्र तक फैली हुई थी, दैमाबाद तक। ठीक है, महाराष्ट्र के दैमाबाद तक ये फैली हुई थी। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में दैमाबाद तक फैली हुई थी। अब पूरब की तरफ कहां तक फैली हुई थी, पूरब में उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी, आलमगीर तक, और पश्चिम में फैली हुई थी बलूचिस्तान, सुख्ता गोड़ तक फैली हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये अभी तक प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि सैंधव सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर के मांडा, देखो वही सब लिखा हुआ है, उत्तर के मांडा से लेकर के दक्षिण के नर्मदा नदी के मोहानी तक और पश्चिम में सुख्तागोड़ से लेकर के पूर्व में आलमगीरपुर तक फैला हुआ था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। कितनी बड़ी सभ्यता होगी, 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई थी ये
सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था, ठीक है। तो ये जो सभ्यता थी त्रिभुज के आकार की थी, इस तरह से इस एरिया में ये फैली हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे को देखते हैं क्या क्या है इसमें। अब देखिए इसमें काल निर्धारण, टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कार्बन डेटिंग के अनुसार, कार्बन 14 C14 के अनुसार जो टाइमिंग है यही पूछी जाती है पेपर में आपसे अक्सर करके। तो इसके अनुसार काल निर्धारण जो सिंधु घाटी सभ्यता का किया गया है वो 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है, ठीक है। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे इसे। काल निर्धारण के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास। अब सबसे पहले काल निर्धारण किया किसने था, तो वो किया था जॉन मार्शल ने। किसने किया था? जॉन मार्शल ने, ठीक है। उन्होंने 1931 में इस सभ्यता की तिथि 3250 से ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व निर्धारित की थी, ठीक है। अब विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं और अपना अलग अलग समय निर्धारण किया है, ठीक है। सबसे पहले हैं जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने क्या किया है, 3250 से लेकर के 2750 ईसा पूर्व। अर्नेस्ट, देखो जो दो मैंने ऊपर बताए वो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगर आपका जैसे पेपर का लेवल उसे हाई करना है तो भाई कुछ भी पूछ सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते। अर्नेस्ट मेकी के अनुसार जो टाइम पीरियड दिया गया है वो 2800 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व, ठीक है। माधे स्वरूप बस्त के द्वारा 2500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व। जेसी गेंट के अनुसार 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। मार्टिमर व्हीलर के द्वारा 2500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व। फेयर सर्विस के द्वारा 2000 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व। रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। और एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है 2500 से लेकर के 1800 ईसा पूर्व। और डीपी अग्रवाल, ठीक है, उनके अनुसार दिया गया है 2300 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड दिया गया है अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग बुक्स में, ठीक है। आगे देखते हैं। नए आंकड़े के अनुसार यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्वान रही थी, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले टाइम पीरियड में किसी में 1000 साल हैं, किसी में 1500 साल हैं, पर जो नए आंकड़े आ रहे हैं निकल करके उसमें ये बताया जा रहा है कि ये सभ्यता 400 से लेके 500 वर्ष तक रही थी, ठीक है, रही थी। 2200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईसा पूर्व के मध्य यह सभ्यता जो थी अपनी परिपक्वता मतलब कि चरम सीमा पर थी, बहुत उम्दा थी, बहुत ऊंची चल रही थी ये सीमा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के काल निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत उत्खनन प्राप्त क्या है? मानव कंकाल है। तो सिंधु घाटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मिली है? मानव का कंकाल मिला, वही इंपॉर्टेंट है। साक्ष्यों से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें कम से कम 4 प्रकार की प्रजातियां थीं, जो निम्नलिखित है, ठीक है। इसमें जो मोहनजोदड़ो में प्रजातियां मिली हैं वो कौन कौन सी मिली हैं? एक मिला है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइन, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलायड, ठीक है। ये 4 जो है प्रजातियां यहाँ पर मोहनजोदड़ो में मिली हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अब है विद्वानों के अनुसार, विद्वान दे रखे हैं इस तालिका में, और विद्वानों के अनुसार सिंधु सभ्यता का निर्माता कौन है, ठीक है, मतलब सिंधु सभ्यता का निर्माण किसने किया है ये बताया गया है। तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप जी कहते हैं कि इसकी सभ्यता का जो शुरुआत की थी या निर्माण किया था वो किया था आर्यों ने। गॉर्डन चाइल्ड कहते हैं सुमेरियन ने इसका निर्माण किया था। व्हीलर कहते हैं कि दास एवं दस्यु ने इसका निर्माण किया था। और रखाल दास बनर्जी कहते हैं कि द्रविड़ लोगों ने इसका निर्माण किया था, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा सिंधु सभ्यता के निर्माताओं को द्रविड़ द्रविड़ कहा गया। सबसे पहले क्या कहा जाएगा? द्रविड़ कहा गया, द्रविड़ वाह्युई कहा गया है, सुमेरिन कहा गया है, बाहिर कहा गया है, असुर कहा गया, दारू कहा गया, आर्य कहा गया। ये सब नाम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कहा गया है। किंतु अधिकतर विद्वानों द्वारा प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर द्रविड़ को ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता माना गया। तो द्रविड़, क्वेश्चन ये बनेगा कि सिंधु सभ्यता का निर्माण किसने किया है? तो द्रविड़ ने किया है। ये इंपॉर्टेंट हमारे पैट के लिए हो जाता है। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इस सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से प्राप्त हुए, ठीक है। तो जो प्राप्त हुए स्थल वो कहाँ का प्राप्त हुए? पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के मुंडकी गाक और तथा शोधघोई जैसे 2 हड़प्पा स्थलीय के साक्ष्य मिले हैं। अफगानिस्तान में 2 ही जगह हैं वहां से साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार
पूरब से पश्चिम तक 1500 किलोमीटर तक और उत्तर से दक्षिण तक 1200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, अब नाम पढ़ते हैं जगह के। बलूचिस्तान सबसे पहले है हमारा बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। दक्षिणी बलूचिस्तान में सैंधव सभ्यता के कई पुरा स्थल स्थित हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है मकरान। कौन सी जगह? मकरान। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मकरान जगह कहाँ पर स्थित है? तो बलूचिस्तान में। ये किस तरफ स्थित है? तो दक्षिण में स्थित है। मकरान तट पर प्रदेश पर मिलने वाले अनेक स्थलों में से पुरातात्विक दृष्टि से केवल 3 स्थल महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से स्थल महत्वपूर्ण है? पहला है सुतकागे डोल, सुतका कोह और बालाकोट। ठीक है, तो ये जो है पहला है जो सुतका गेडोर जो है दाशक नदी के मुहाने पर स्थित है। सुतका कोह शादी कौर नदी के मुहाने पर स्थित है और बालाकोट बिदार नदी के मुहाने पर स्थित है। अब आगे चलते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमांत। यहाँ सारी सामग्री गोमल घाटी के केंद्रित प्रतीत होती है, जो अफगानिस्तान जाने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जा रहा है, आपके पैट के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं। गुमला जैसे स्थलों पर सिंधु पूर्व सभ्यता के निरपेक्षों के ऊपर सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, अब बात आती है सिंधु। सिंधु की बात कर लेते हैं। सिंधु में बहुत सारी जगह हैं। तो सिंधु में कौन कौन सी जगह है? एक तो है मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, जूडीरो जोदड़ो, आमरी, कोट दीजी, अलीमुराद, रहमान ढेड़ी और है आपका राणा गुडई इत्यादि क्षेत्र मिलते हैं। कहां पर? सिंधु में। बहाबलपुर, यहाँ पर स्थल सूखी हुई सरस्वती नदी के मार्ग पर स्थित है। यह इस मार्ग का नाम हकरा है। इस स्थल का नाम कुंडबाल बालाघेर है, जो प्रकटत बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब आ जाते हैं हम राजस्थान पर। राजस्थान में क्या इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर स्थल बहाबलपुर के स्थलों में निरंतर क्रम में है, जो प्राचीन सरस्वती नदी के सूखे हुए मार्ग पर स्थित है। ठीक है, इस क्षेत्र में सरस्वती नदी को घग्घर कहा गया है। तो सरस्वती नदी को राजस्थान में क्या गया है? घग्घर कहा गया है। अब है इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थल जो है कालीबंगा है राजस्थान में। अब बात आती है हरियाणा। हरियाणा का महत्वपूर्ण सिंधु स्थल है हिसार जिला। ठीक है, हिसार जिला में स्थित बनाबली। इसके अतिरिक्त मिथातल, राखीगढ़ी, बालू नमक स्थलों का भी उत्खनन किया जा चुका है। आगे देखते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम पूर्वी पंजाब की। तो इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थल है रोपड़। ठीक है, हाल ही में चंडीगढ़ में भी हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त कोटला, निहंग, चक 86, ढेड़ मजरा आदि पुरा स्थलों में से सैंधव सभ्यता के संभवतः पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। गुजरात। अब गुजरात की बात कर लेते हैं हम लोग। गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र मैदानी भागों में 22 सैंधव पुरास्थल प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 14 कच्छ क्षेत्र के शेष अन्य भागों पर स्थित हैं। गुजरात में पाए गए प्रमुख पुरास्थलों में रंगपुर, लोथल, पाडरी, भारू, पाटन, रोजदी और भगवत राव, सुरकोट दा, नागेश्वर, कुततासी, धौलावीरा हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का दैमाबाद नामक पुरास्थल में मिट्टी के कुछ ठिकरे प्राप्त हुए हैं, जिन पर चिरपरिचित सैंधव लिपि में कुछ लिखा गया है, किंतु प्राप्त साक्ष्यों के अभाव से सैंधव सभ्यता का विस्तार महाराष्ट्र तक नहीं माना गया है। ठीक है, ताम्र मूर्तियों का एक साक्ष्य जिसे प्राय हड़प्पा संस्कृति से संबंधित किया जाता है, यह महाराष्ट्र के दैमाबाद नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं, देखो जगह किस किस ने खोदी है, उत्खनन करता कौन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर में। देखिए, तो हड़प्पा स्थल है जो उसकी मतलब खोज की थी या उसको खोदा था, उसकी खुदाई की थी, वो की थी दयाराम साहनी ने। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी पंजाब का साहिवाल जिला है।
जो कि अब इस आज के टाइम पर कहाँ पाया जाता है, वो पाकिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा की। मोहनजोदड़ो, रखालदास बनर्जी, ये पाया जाता है सिंध के लरकाना जिले में। सुत्का डी डोर, आर एल स्टाइन ने की थी, ये पाया जाता है बलूचिस्तान पाकिस्तान में। चन्हू दड़ो, मंजूमदार जी ने की थी, ये पाया जाता है सिंध पाकिस्तान में। आगे देखते हैं हम लोग। रंगपुर, देखो रंगपुर से रंगनाथ, देखो रंगनाथ राव और बीबी लाल ने की थी, ये पाया जाता है अहमदाबाद कठियावाड़ भारत में। कोट दीजी, फजत अहमद ने की थी इसकी खोज, ये पाया जाता है सिंध पाकिस्तान में। रोपड़ की खोज की थी वाई डी शर्मा जी ने, ये पाया जाता है पंजाब भारत में। कालीबंगा की खोज की थी बी 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 लाल और बी के थापर ने, ये पाया जाता है गंगानगर राजस्थान में। लोथल की खोज की थी एस आर राव ने, ये पाया जाता है अहमदाबाद कठियावाड़ में। आगे देखते हैं आलमगीरपुर, आलमगीरपुर की खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा जी ने, ये पाया जाता है मेरठ उत्तर प्रदेश में। सरकोदा जगदीप जोशी ने की थी, ये पाया जाता है कच्छ गुजरात में। बनावली आर एस बिष्ट ने की थी, हिसार हरियाणा में पाया जाता है। धौलावीरा आर एस बिष्ट ने की थी, कच्छ के रण गुजरात में पाया जाता है। राखीगढ़ी अमरेंद्र नाथ ने की थी, हरियाणा में पाया जाता है। और धेमाबाद और देसलपुर, इनकी खोज भी अमरेंद्र नाथ ने की थी और ये पाए जाते हैं अहमदनगर में पाया जाता है, ये महाराष्ट्र में है। और दसेलपुर जो पाया जाता है वो कच्छ गुजरात में है। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखेंगे हम जो सैंधव सभ्यता है उसके जो स्थल हैं उससे प्राप्त होने वाली वस्तुएं क्या क्या मिली, ये इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है हमसे। तो पहला है हमारा हड़प्पा। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 की नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया समाधि को या कब्रिस्तान को? R37, ये नाम पूछ लिया था। यहाँ से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण अवशेष, एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र मिला है, समाधान पेटिका मिली है, शंख का बना बैल मिला है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला है, पीतल का बना इक्का मिला है, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, गेहूं और जौ के दानों के अवशेष मिले हैं, स्वातिक मिला है, सीपी का पैमाना मिला है। ये सब चीजें हड़प्पा सभ्यता से, नामक जगह से मिली हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। देखते हैं मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है हमें। तो मोहनजोदड़ो की सिंधी की शाब्दिक अर्थ, ये क्या मिला है? मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का जो नाम है उसका क्या है, शाब्दिक अर्थ मिला है, वो क्या है? मृतकों का टीला। ठीक है, इस जगह को बोला जाता है, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो अंकित भाटी सर ने अपनी बुक्स में इसको रेड कलर से भी करवाया है। ठीक है, आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। ठीक है, तो मतलब राजा का वो नहीं था, यहाँ पर जनता का प्रतिनिधित्व था। ठीक है, जनतंत्रात्मक थी। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्तूप मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों में बृहद स्नानागार मिला है, ताम्र देवी की मूर्ति मिली है, कांसे की नर्तकी मिली है, राजमुद्रिकाएं मिली हैं, योगी की मूर्ति मिली है, सूती कपड़ा, घोड़े के दांत मिले हैं, मिट्टी का तराजू मिला है, हाथी की कपाल, खड़क, गले गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं और मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ शिव की मूर्ति मिली है। कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष भी यहीं से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से इतनी सारी चीजें मिली हैं। अब आगे देखते हैं चन्हू दड़ो से क्या मिला है। चन्हू दड़ो, तो चन्हू दड़ो से मिला है हमें, इस स्थान से हड़प्पा संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ से क्या क्या मिले हैं? मनके मिले हैं, शीप मिला है, अस्थि मिली है, मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था ये। ठीक है, यहाँ पर क्या बनता था? मुद्रा बनती थी सबसे ज्यादा। ठीक है, टकसाल थी। ठीक है, चन्हूदड़ो में क्या थी? टकसाल थी। चन्हूदड़ो एकमात्र स्थल था जहां से वृत्ताकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। आगे देखते हैं यहाँ से प्राप्त अन्य विशेषों में क्या है। कुत्ता बिल्ली के पीछा करते हुए मिला है, पदचिन्ह मिले हुए, अलंकृत हाथी मिला है, कंघा, लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी मिली है। ठीक है, आगे लोथल में से क्या मिला है हमें देखते हैं।
लोथल जो है सागर तट पर स्थित पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख केंद्र और बंदरगाह था, ठीक है। लोथल से प्राप्त अवशेषों में जहाजों की गोदी मिली है, डॉकयार्ड मिला है, धान और बाजरे के साक्ष्य मिले हैं, फारस की मोहरें मिली हैं, घोड़े की लघु मृत मर्ण मूर्ति मिली है, धान की भूसी मिली है, मन का उद्योग के साक्ष्य मिले हैं, तांबे का कुत्ता, दिशा मापक यंत्र मिला है और 3 युगल समाधि मिली है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 3 युगल समाधियां, ठीक है, मतलब तीन एक साथ 3 समाधियां के साक्ष्य मिले हैं और अग्नि वेदी के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा की तरफ चलते हैं हम लोग। कालीबंगा से क्या मिला है, तो कालीबंगा प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं यहाँ से। कालीबंगा के उत्खनन से हड़प्पा कालीन संस्कृति युग के 5 स्तरों का पता चलता है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो 5 युग या 5 स्तरों में बटी हुई थी, तो ये पता पड़ता है। तो कालीबंगा से प्राप्त अवशेषों में क्या क्या है, आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, कांच व मिट्टी की चूड़ियां मिली हैं, सिलबट्टा मिला है, सूती कपड़े के छाप मिले हैं, बेलनाकार मोहरें, ईंटों से निर्मित चबूतरे, अग्निकुंड शल्य क्रिया, मिट्टी के खिलौने, प्रतीकात्मक समाधियां, ये सब मिले हैं और भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम बनावली की बात करते हैं। बनावली में भी कालीबंगा की तरह 2 संस्कृतियों अवस्थाओं के प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के दर्शन होते हैं। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में हल्की आकृति की मिट्टी के खिलौने मिले हैं, ताम्र के बाणाग्र मिले हैं, मतलब कि तांबे के मतलब बाण मिले हैं, ठीक है, तिल मिले हैं, सरसों के ढेर मिले हैं, शेल खड़ी और पक्की मिट्टी की मोहरें मिली। आगे देखते हैं हम लोग सर कोटदा। तो सर कोटदा में क्या मिला है, तो सर कोटदा में घोड़े की अस्थियां मिली हैं जो किसी भी अन्य हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त नहीं हुए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पर एक विशेष प्रकार का कब्र ग्राह भी मिला है, तो कब्र की जगह मिली है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, कब्र मतलब बहुत सारी कब्रें हैं यहाँ पे, ठीक, कब्रिस्तान टाइप से। अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से स्थल किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो ये हम पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर में। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, मोहनजोदड़ो सिंध के, चन्हूदड़ो सिंध के, मांडा चिनाब के, कालीबंगा घरघर के, लोथल भोगना के, रंगपुर सक भादर के, रोपड़ सतलज के, बनावली सरस्वती और गोदई नदी के, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ और सुतका डिगडोर दाशक नदी के किनारे बसा हुआ है। आप ये भी कर सकते हैं कि कुछ नगर जो है, वैसे तो सभी नगर अलग अलग नदी के किनारे बसे हुए तो ठीक है, अगर मान के चलो कि कोई नगर जो मतलब कोई 2-3 नगर एक ही नदी के किनारे बसे हुए तो उनको एक साथ लिख करके आप याद रख सकते हो। आगे देखते हैं हम लोग हड़प्पा काल में विदेशी व्यापार, ठीक है। तो कौन कौन सी वस्तुएं कहाँ कहाँ से आती थी और कहाँ भेजी जाती थी, ये सब देखते। तो पहले आयातित मतलब मंगाई कहाँ कहाँ से जाती थी वो देखते हैं। तो देखो तांबा आपका खेतड़ी राजस्थान और ओमान से बनाया जाता था, चांदी अफगानिस्तान और ईरान से, सोना कर्नाटक और अफगानिस्तान से, टिन अफगानिस्तान और ईरान से, गोमेद सौराष्ट्र से, और ये है लाज बर्ड मणि ये मेसोपोटामिया से, सीसा ईरान दक्षिण भारत से। आगे देखते हैं हड़प्पा कालीन 4 विशालतम नगर मोहनजोदड़ो थे, पहला हड़प्पा, कालीबंगा और धौलावीरा, ये 4 बड़े नगर थे, ठीक है। धौलावीरा जो है 7 सांस्कृतिक चरणों में बटा हुआ था। हड़प्पा में शवों को दफनाए जाते थे, मतलब शव दफना दिए जाते थे, और मोहनजोदड़ो में क्या किया जाता था, जला दिए जाते थे। सिंधु सभ्यता में लोगों को ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी, ठीक है। तो जो नगर बसे हुए थे और घर बने हुए थे इनकी कैसी पद्धति पर थे, ग्रिड पद्धति पर बसे हुए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे देखते हैं हम लोग घरों के दरवाजे और खिड़कियां। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते। देखो ये इंपॉर्टेंट है बात, ठीक है भाई। दरवाजे आज के टाइम में अगर देखा जाए तो दरवाजे जो है सड़कों पर ही खुलते हैं, ठीक है। दरवाजे हुए खिड़की हुई सड़क की तरफ देते हैं, मतलब जिससे क्या है कि हवा आ जा सके खिड़कियों की से, और कोई भी इंसान वगैरह दरवाजे से आ जा सके, तो सड़क की तरफ देते। पर यहाँ पर क्या था, सड़कों की तरफ नहीं था, पीछे की तरफ था। केवल लोथल एक ऐसी जगह थी जहां नगरों के घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखें, कौन सा स्थान था हमारा, लोथल।
आगे है, हड़प्पा सभ्यता के प्रत्येक नगर 2 भागों में विभाजित थे, धोलावीरा में 3 भागों में विभाजित थे। कृषि हड़प्पा अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। ठीक है, तो कृषि जो है अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। हड़प्पा से मिली मोहरों में सर्वाधिक सेल खड़ी निर्मित थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। तोल की इकाई किस माप में थी? 16 भागों या 16 अनुपात में थी। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलूहा शब्द का अर्थ सिंधु सभ्यता से ही मिला है। ठीक है, सिंधु सभ्यता से ही है। ठीक है, तो देखो मेसोपोटामिया की सभ्यता देखेंगे तो वहां पर अगर सिंधु सभ्यता से व्यापार होता था तो वहां पर इसका नाम क्या मिलता है? मेलूहा मिलता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी मंदिर समाधि आदि के अवशेष नहीं मिले। ठीक है, ना तो मंदिर मिला और ना ही समाधि के मिले। आंशिक शवाधान हड़प्पा, कलश शवाधान मोहनजोदड़ो तथा प्रतीकात्मक शवाधान कालीबंगा से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया, मोहनजोदड़ो से मिला है ये, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। ठीक है, उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा और 2 हिरण विराजमान है। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सबसे ज्यादा की जाती थी। आगे देखते हैं, भारत में विशालतम हड़प्पा कालीन बस्तियां कुंताली, धौलावीरा एवं राखीगढ़ी हैं। पिगगट्स महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। ठीक है, शिव पूजा और वृक्ष पूजा के भी साक्ष्य सिंधु सभ्यता से मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक की जाती थी। सेंदर भाषी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मोहनजोदड़ो कालीबंगा से प्राप्त कुछ मोहरों पर पशु बलि के प्रमाण भी मिलते हैं। भारत में लिंग पूजा का प्रारंभ संभवतः प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जाति में हुआ था। मिट्टी की मूर्तियां सबसे अधिक मिलने का ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता कैसी थी? मात्र सत्तात्मक, मतलब पिता की नहीं चलती थी, माता की चलती थी, माता प्रधान थी। पर्दा प्रथा, वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। ठीक है, पर्दा भी था और वैश्यावृत्ति भी थी। हड़प्पा कालीन लिपि चित्रात्मक थी जो कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, मतलब राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। हमको कैसे लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, पर वो लोग कैसे लिखते हैं? राइट टू लेफ्ट। आगे है, सिंधु सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। आगे इंपॉर्टेंट क्या है हमारा? सिंधु सभ्यता के पतन के कारण क्या क्या है? तो पतन के कारण क्या क्या है? तो देखिए, पतन के कारण पढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि मैं आने वाले समय में आपके लिए इसके अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो सिंधु घाटी के पतन के कारण थे, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। तो पहले विद्वान है हमारे गार्डन चाइल्ड और व्हीलर। इन्होंने बोला है ब्राह्मण और आर्यों ने आक्रमण किया था इनके ऊपर, तो इससे सिंधु सभ्यता समाप्त हो गई थी। जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मेगे कहते हैं बाढ़ और भूकंप आई थी। आरएल स्टेइन और अमलानंद घोष कहते हैं जलवायु में परिवर्तन हुआ था जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता पतन हो गई थी। एम आर साहनी जी कहते हैं भूतात्विक परिवर्तन हुए थे। के यू आर कैंडी कहते हैं प्राकृतिक आपदा आई थी। और जॉन मार्शल जी कहते हैं प्रशासनिक स्थिरता आ गई थी। ठीक है, प्रशासन ठीक से नहीं चल पाया था तो इसलिए ये सभ्यता समाप्त हो गई थी। वैसे जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मतलब पेपरों में अक्सर करके जो देखा जाता है वो देखा जाता है बाढ़ और भूकंप के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का समाप्त या पतन हो गया था। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।